नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास सत्र में, जहां हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्रॉनिक किडनी फेलियर और आयुर्वेद का इसमें योगदान। हम सभी जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल के दौर में किडनी डिसीज़ काफ़ी तरह से बढ़ रही है। क्या आयुर्वेद इसमें कोई समाधान दे सकता है? क्या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति बिना डायलिसिस के किडनी रोगियों की मदद कर सकता है? ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत खाड़े सर। सर नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सत्र में। डॉक्टर प्रशांत खाड़े सर भारत के एकमेव ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने किडनी आयुर्वेद में पीएचडी की है। तो सर किडनी डिसीज़ क्या है और इसके होने के कारण क्या हैं? देखिए, अभी जो कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली किडनी डिसीज़ क्या होता है, तो उसके पहले हमें जानना चाहिए कि किडनीज जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पे होते हैं और क्या काम करते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको थोड़ा सा अच्छे से जानना चाहे तो देखिए, किडनीज दो होती है। दो जो किडनी करके ऑर्गन है वो शरीर में दो है, मेल में भी फीमेल में भी। और किडनी का फंक्शन एक्चुअली क्या है, तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे कि मैंने कहा। तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं पीते हैं, उसका मैक्सिमम जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो अच्छे से फिल्टर करके शरीर के बाहर भेजना ये किडनी का काम है। मतलब यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन होते वक्त क्या क्या किडनी करती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर है वो भी शरीर के बाहर निकालेगी। जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स है, जिसको हम टॉक्सिन्स कहें या जो भी चीज़ें हैं, वो शरीर के बाहर करेगी। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखेगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो किडनी जब डैमेज होती है, ये दो प्रकार से डैमेज होती है। एक है एक्यूट डैमेज, एक है क्रॉनिक डैमेज। एक्यूट डैमेज समझो कि कुछ ऐसा हमने खा लिया पी लिया कि जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल इरिटेंट्स टू टॉक्सिन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी कुछ टॉक्सिन वगैरह लेता है, तो ये किडनी के लिए हर रोज़ का काम नहीं है कि ये सारा पॉइजनस कंटेंट फिल्टर करना। तो किडनी के सेल इमीडिएट डैमेज हो जाते हैं और उससे क्या होता है, किडनी इंजरी होती है, जिसको कि हम बोलते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। और अगर यही कंडीशन थोड़ा धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक चले, तब जब किडनी डैमेज होता है वो होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। इसका एक एंड पॉइंट जो है वो फेल्यूर है, किडनी फेल्यूर। तो किडनी और किडनी से लेकर किडनी फेल्यूर तक का जो ये है, ये हो गया किडनी डिसीज़। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो जो अफेक्ट करता है बॉडी पे, वो है कि फ्लूइड शरीर के बाहर नहीं निकाल पाना, और दूसरा टॉक्सिन्स या जो भी ऐसी चीज़ें शरीर के बाहर जानी चाहिए वो ना जा पाए। तो उससे फ्लूइड रिटेंशन, मतलब पूरे शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स, जैसे कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि सूजन आ जाती है शरीर पे, डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा आ जाता है। शरीर के अंदर में भी सूजन हो सकती है, मतलब पानी भरा जाता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोला जाता है। तो पानी भरता है मतलब फेफड़ों के बाजू में पानी आ जाता है, उसके साथ साथ एब्डोमेन में भी पानी आ सकता है। और हमें जो इमीडिएट दिखता है वो पैरों की सूजन दिखती है, चेहरे पे सूजन दिखती है। तो ये ऑल टोटल टुगेदर क्या है, किडनी डिसीज़ है। तो नॉर्मल पीपल समझते हैं जब उनको पैरों पे सूजन आना लगता है, भूख नहीं लगती है और थोड़ा ड्राउजी, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पाते। तो नॉर्मल पीपल जब समझते हैं ये, तब अगर ब्लड चेकअप किया जाता है उसमें हमें पता चलता है कि ये टुवर्ड्स किडनी है। तो सर ये क्रॉनिक किडनी फेलियर के मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, क्रॉनिक किडनी फेल्यूर, जैसे कि हमने अभी थोड़ा सा ये समझा कि क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशंस। एक्यूट का तो हमें पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कुछ सर्जरी के बाद, या जैसे कि हम एंजियोग्राफी करते हैं, स्टेन पुश होता है, तो भी इंजरी होती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ लॉन्ग टाइम जब किडनी के लिए ख़राब चीज़ें शरीर में आती है, और किडनी का सेल डैमेज, जैसे कि नेफ्रॉन, ये किडनी का फंक्शनल यूनिट है, तो नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन डैमेज होते 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 जब पूरी किडनी अपना जितना कैपेसिटी है उससे कम काम करना शुरू करे, और वो हम कैलकुलेट करते हैं EGFR के माध्यम से,
तो वो कम 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 जो काम हो जाता है उसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिसीज़। क्या इसमें खान पान और जीवन शैली की जो गलतियाँ होती है वो ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं? डेफिनेटली देखिए, अगर हम किडनी डिसीज़ मतलब क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के कॉजेज़ देखा जाए तो उसमें अगर जो भी चीज़ डैमेज करने वाली है, अभी इसमें आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से सोचता है। हमें सभी को पता है कि आयुर्वेद में ये बहुत अच्छे से समझा जाता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, और वो हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर डाइजेशन अच्छा है तो जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में लोगों में कहा जाता था कि कोई अगर पॉइज़न भी खाए, जहर भी खाए तो भी पचा सकता है, मतलब उसका डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है। अगर डाइजेस्टिव पावर अच्छा है तो हर चीज़ अच्छी है। अगर डाइजेशन के लिए जो प्रॉपर मटेरियल है, जैसे कि जो ऑर्गेनिक फूड बोलते हैं हम, वो शरीर के अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो पा रहा है। डाइजेस्ट यानी कि आयुर्वेद के माध्यम से सार किट्ट विभाजन कहा जाता है इसको, मतलब सार यानी कि जो प्रॉपर शरीर के लिए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, किट्ट यानी कि जो मल का भाग है जो शरीर के बाहर जाना चाहिए, इसका सेपरेशन अच्छे से होना, ये है सार किट्ट विभाजन। सार भाग शरीर का पोषण करने वाला है, सेल्स का पोषण करने वाला है, सेल्स के पोषण के तहत ऑर्गन्स का पोषण होने वाला है। तो इससे जो पोषण जहाँ पे अपेक्षित है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। और एक दूसरा पार्ट जो अभी हम इस डिसीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं, जो शरीर के अंदर क्या जा रहा है, इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शरीर के बाहर जो जाने वाली चीज़ें हैं वो बाहर जा रही कि नहीं जा रही, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो शरीर के बाहर अच्छे से जा रही है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है। तो ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे। और इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जो हम ट्रेडिशन से खाते आ रहे थे, मतलब खुद पका के शरीर के घर में जो बना के खा रहे थे, सिंपल चीज़ है कि वही खाना चाहिए। और उसके भी आगे जाके मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि पानी कैसे पीना चाहिए। तो सर, आयुर्वेद में मूत्रवह स्रोतस और अग्नि का किडनी स्वास्थ्य से कोई सीधा संबंध है? बिल्कुल। देखिए, मूत्रवह स्रोतस मतलब आयुर्वेद ने जो मूत्र निर्मित प्रक्रिया बताई गई है, पक्वाशय से शुरू होती है, तो उसके रिगार्डिंग बात कही है। और जैसे मैंने अभी कमेंट किया कि क्या हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, डाइजेशन का पावर यानी कि आयुर्वेद में जिसको अग्नि कहा गया है, अगर आप अच्छे से पचा पा रहे हो तो इसका सेपरेशन अच्छे से होगा और शरीर के बाहर निकल जाएगा जो चीज़ें बाहर निकालनी है। किडनी के साथ साथ यहाँ पे लिवर का भी बात आती है। तो किडनी और लिवर ये दोनों ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जो आप खाने के बाद सबसे ज़्यादा जिनको भुगतना पड़ता है ये दोनों ऑर्गन्स हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बहुत बार पेशेंट से शेयर करता हूँ कि दारू पीते हैं लोग, अल्कोहल का इंटेक जब बढ़ता है तो उसका सीधा असर कहाँ पे जाता है, तो लिवर पे जाता है। ये सभी को पता है, क्योंकि ये डाइजेशन के बाद जब ब्लड में एब्सॉर्ब होने वाली चीज़ें हैं तो ये ब्लड से सबसे पहला फिल्टर लगता है ये लिवर का और बाद में किडनी का। अगर हम वही खाए जो शरीर के लिए अच्छा है तो लिवर अच्छे से काम कर पाएगा और किडनी भी अच्छे से काम कर पाएगी। तो सर, किडनी डिसीज़ पे पानी पीने का जो हैबिट होता है उसका कोई परिणाम होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम खाना पीने का बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन पानी पीने की हैबिट्स जो है उसके बारे में बस एक सिंपल सेंटेंस आ जाता है। बहुत सारे बाबाओं ने भी बताया है कि बहुत सारा पानी पी लो, पानी बहुत अच्छा होता है। लेकिन कौन सा पानी अच्छा होता है, क्या पानी पचाने की ज़रूरत है कि नहीं? तो पहली बार ये शायद हमारे पहले किसी ने सोचा होगा, ऐसे नहीं, लेकिन हमारे क्लिनिक के माध्यम से हम इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि पानी भी पचाना पड़ता है। जैसे अगर आप लोकल एरिया में अगर पहले सुने होंगे कभी, तो एक मराठी में बोला जाता है 12 गावचं पाणी पचवलेला व्यक्ति, मतलब उनको ऐसा कहा जाता था कि इसने बहुत सारी जगह का पानी पिया है और वो पचा पाया है, तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि पानी भी पचाना पड़ता है। देखो, आयुर्वेद ने गुरु और लघु एक संकल्पना आई हुई है आहार के बारे में। आहार गुरु है कि लघु है, मतलब डाइजेस्टिव फायर कितना काम कर, मतलब कितनी ज़रूरत है, अग्नि का कितना उसमें ज़रूरत है। अगर कम ज़रूरत है और इजीली डाइजेस्टेबल है तो उसको लघु कहा जाता है, और जिसको ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत है उसको गुरु कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी पचने के लिए जो ये चीज़ें रहती हैं उसको हम बोलते हैं कि बहुत कम खाओ, और जो
ज़्यादा हल्की है, मतलब लघु है, वो थोड़ा सा ज़्यादा खाई तो भी चल सकती है। पानी के बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया है, हाँ, लेकिन ज़रूर आयुर्वेद ने ये बोला है कि अलग अलग कैटेगरी में कि पानी किसने ज़्यादा पीना चाहिए, किसने कम पीना चाहिए, किसने उबाल के ठंडा हुआ ऐसा पानी पीना चाहिए और किसने ठंडा पानी पीना चाहिए। तो ये डिसीज़ जो है किडनी के बाजू में, इसमें अल्प पानी के सेवन के बाजू में आता है। लेकिन नॉर्मल पीपल जो भी पानी पीते हैं उन्होंने ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि हम पानी कौन सा पी रहे हैं। ये काफ़ी नहीं है कि हमें कहीं से प्यूरिफाइड वाटर मिल रहा है, हमने घर पे कोई फ़िल्टर लगा रखा है, वो जैसे आरओ है, यूवी फिल्टर है, नहीं, उसके आगे जाकर तो सबसे अच्छा है कि जो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी। तो हम क्या कर रहे हैं अभी इस पर, तो हमने जो एक आयुर्वेद में सिंपल एक बोला गया है कि पानी सभी व्याधियों में, जैसे कि ज्वर जैसी व्याधि है जिसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बुखार आना, बुखार में कौन सा पानी पीना चाहिए, तो ऐसी कुछ वनस्पतियाँ बोली गई हैं कि जो पानी को हल्का बना देती है, लघु बना देती है। तो ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नोट करी है और हम हर एक पेशेंट को पानी हल्का करके, मतलब लघु करके लेने के लिए एक मेडिसिन देते हैं जिसमें 5-6 हर्ब्स हैं, जिसका चूरन है और उसका डिकॉक्शन एज लाइक किया जाता है और वही पानी उनको दिन भर पीना है। और इससे हम एश्योर करते हैं कि जो शरीर के अंदर पानी जा रहा है वो भी हल्का होके जा रहा है। तो इससे क्या होगा, किडनी का काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब उसका बर्डन कम हो जाएगा। काम हमें कैपेबल ज़्यादा बनाना है लेकिन बर्डन कम हो जाएगा और उससे हीलिंग का प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है, सोच कर लेना चाहिए। सर, आयुर्वेद में सीकेडी को रोकने के और प्रबंध करने के कोई विशेष सिद्धांत है? यस, बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में सीकेडी करके ऐसा कोई डायरेक्टली उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वृक्क व्याधि के रिगार्डिंग, मूत्रावस्था के रिगार्डिंग, जैसे हमने स्रोतस के बारे में कहा, और इसका जो अवयव के लिए, मतलब वृक्क के लिए डैमेज कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, इसके रिगार्डिंग बातें आई हैं। और उसके साथ सिद्धांत जो आए हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया सारकिट्ट विभाजन, मतलब आहार पाचन के रिगार्डिंग। दूसरा है कि इससे धातु पोषण, जैसे रक्त मेद प्रसादात वृक्क, ऐसा बोला गया है, वृक्क की निर्मिति कैसे होती है, तो ये इसमें दोष और धातु का इन्वॉल्वमेंट कैसा है, इस हिसाब से सोचा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मलपाचन या तो धातुपाचन का जो सिद्धांत है और सारकिट्ट विभाजन का सिद्धांत है, उसके रिगार्डिंग ज़्यादातर सोचा जाता है और उसी पे फोकस करना पड़ता है जब हम रोगी को ट्रीट करते हैं। सीकेडी के इलाज में किन आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है? हाँ, देखो, इसमें आयुर्वेद, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एज लाइक सीकेडी एज ए डिसीज़ और उसका कुछ ट्रीटमेंट, ऐसा एक कुछ कॉमन प्रोटोकॉल है नहीं। हर एक पेशेंट आयुर्वेद के लिए डिफरेंट होता है। उसके डाइजेस्टिव फायर, जैसे अग्नि, मैं अभी सभी के समझने के लिए डाइजेस्टिव फायर बोल रहा हूँ, लेकिन अग्नि एक प्राकृत उसके लिए बोला गया है। तो हर एक का अग्नि अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है। तो जो मेडिसिन्स है, जो आहार है, उसका शरीर पे होने वाला असर अलग है। तो इस वजह से हमें कोई भी ट्रीटमेंट डिसाइड करते वक्त ऐसा स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं होता है कि जो फॉर्मूला है और हर एक पेशेंट को वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, नहीं। अभी देखो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि किसी का अग्नि बहुत ही कम है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा उसका अग्नि बढ़ाने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है। डेफिनेटली टुवर्ड्स मूत्रस्रोतस जो जाती है, मतलब मूत्रस्रोतस पे काम करने वाली, जैसे गोक्षुर है, पुनर्नवा है, कल्प में सोचा जाए तो चंद्रप्रभा है, सुंदराष्टादि गुग्गुल है। इसके साथ साथ, जैसे मैंने अभी बोला कि धातु निर्माण होना, धातु का प्रसादन होना, इसके लिए धातुओं के अग्नि का विचार करना पड़ता है। जैसे हमने कहा था अभी कि जैसे कि धातु पोषण होना है, तो उसके लिए धातुओं का अग्नि प्रज्वलित करना, मतलब ये थोड़ा सा अलग लोगों के लिए लग सकता है, लेकिन जैसे मेन अग्नि है और उसके साथ साथ पोषण करने वाला हर जगह का अग्नि है, ये एक आयुर्वेद का कंसेप्ट है, सिद्धांत है। तो जब भी हम, ऐसी कंडीशन है कि पूरे धातुओं में पेशेंट को प्रॉब्लम है, नॉर्मल अगर पीपल के समजने के लिए मैं बोलूँगा की ज्याला मराठीत म्हणतात काळवंडलाय, व्यक्ती काळवंडलेला असणं, किंवा मतलब उनका पूरा तेज खत्म हुआ होता है,
चेहरे पे ही दिखने लगता है कि ये बीमार है। तो ऐसे टाइम पे धातुओं का अग्नि बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पे सिंपल सीतोपलादी चूर्ण जैसा चूर्ण आ सकता है, जो मुहुर्मुहु मतलब थोड़ी थोड़ी टाइम में आपको लेना है। उससे अग्नि प्रज्वलन प्रदीपन हो जाता है, और उसके साथ साथ जैसे अग्नि प्रदीपन अच्छा हो जाएगा, हर जगह का पाचन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए पाचन होना और मल का निर्माण होना। मल निर्माण जो हुआ है उसको शरीर के बाहर निकालना ये अलग बात है, लेकिन निर्माण अच्छे से होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही अगर थीम सभी आयुर्वेद के वैद्यों ने जान ली तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी इजी है। तो इसलिए ये सिद्धांत और धातुओं का पाचन, धातुओं का अग्नि प्रदीपन, इसके लिए कुछ मेडिसिन्स, पाचन के लिए नॉर्मल स्थूल पाचन जिसको बोला जाता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके लिए कुछ मेडिसिन्स, जैसे रुक्क बना है रक्त मेद प्रसादात जैसे बोला, तो उसको सपोर्टिव कुछ मेडिसिन्स, मूत्र निर्मित करने वाले मेडिसिन्स, मूत्र का रेचन करने वाले मेडिसिन। तो मूत्र निर्मित रेचन में जैसे कि मैंने अभी कहा गोक्षुर है, पुनर्नवा है, वरुणादिक्वाथ है, ये सभी का कॉम्बिनेशन चलता है। और जो कल्प में अगर जाए तो संदृष्टादि गुग्गुल बहुत अच्छा कल्प है, उसके साथ साथ चंद्रप्रभा है। कुछ अनुलोमक औषधि भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल गंधर्व हरितकी का चूर्ण है, उसके साथ साथ आरगवत कपिला जैसी थोड़ा सा तीक्ष्ण रेचक है, श्रंसक है। तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनता है। और उसके साथ जैसे मैंने बोला कि एक हमने रुक्क जल नामक एक कंसेप्ट लाया है, कि जिसमें हम एक 5, 6, 7 मेडिसिन्स जैसे पेशेंट को चेक करने के बाद डिसाइड होता है, वो उससे पानी उबाल कर वही पानी यूज़ करते हैं। तो हम किडनी के पेशेंट्स को पानी भी, मतलब पानी कितना पीना है, इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसा पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है। तो पानी हम अच्छा करके देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो किडनी के लिए अच्छा है ऐसा पानी करके हम बना के पेशेंट को पीने के लिए देते हैं। खाना तो सिंपल हम बोल देते हैं कि जो सुपाच्य मतलब इजीली डाइजेस्टेबल, जैसे जिसमें ज्वार की रोटी हो, मूंग की दाल हो, पुराना चावल, चावल ज़्यादातर हम बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी जो इजी हैं, जो फल की सब्जी हैं उनको, इसमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो उनका डिस्टर्ब ना हो ऐसी सब्जियों से। तो ऐसी सब्जियां भी हम बताते हैं, और दोनों जगह से हम कंट्रोल में रखते हैं शरीर को, जैसे कि खाना क्या खा रहा है, पानी क्या पी रहा है, तो हम टोटल पेशेंट पे कंट्रोल उस चीज़ से आ जाता है, तभी मेडिसिन सबसे ज़्यादा असरदार रहती है। तो सर इसमें पंचकर्म थेरेपी हेल्पफुल है, अगर है तो कौन सी है और इसकी प्रोसेस क्या है? यस, देखिए पंचकर्म थेरेपी यानी कि सभी दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पंचकर्म में 5 प्रोसीजर्स हैं। वमन यानी कि हम मेडिकेटेड एमेसिस जिसको बोलते हैं, जिससे ओमिट हो जाता है। विरेचन यानी कि मोशंस करवाई जाती है, लूज मोशंस, ये भी कुछ उसका प्रोसीजर है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ दिया और तुरंत वोमिट हुआ, या उसको पहले घी देना 5 दिन 6 दिन जितना ज़रूरी है उस हिसाब से, और बाद में उसका प्रोसीजर के हिसाब। तीसरा है बस्ती, चौथा है रक्तमोक्षण, पांचवा है उसके साथ साथ जो हम करते हैं नश्य करके एक ट्रीटमेंट है कि जो नेजल ड्रॉप्स टाइप। तो ये 5 ट्रीटमेंट्स हैं। पंचकर्म का 5 ट्रीटमेंट की इसमें कंपलसरी ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से जो मेरी राय है, जो मेरे पेशेंट में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा लगा है, ज़्यादातर हम पंचकर्म इसमें करते नहीं हैं। क्योंकि देखो हमारा अगर सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया जाए तो फिल्टर ख़राब हुआ है, और अगर फिल्टर ख़राब हुआ है तो शरीर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। क्योंकि इसी कारण से मैंने मेरे पीएचडी करते वक्त क्रॉनिक किडनी डिसीज़ पे ही फोकस करके जब पीएचडी करने का मैंने सोचा, तब यही चीज़ें थी कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में आयुर्वेद किडनी डिसीज़ पे जो काम कर रहा है, तो बहुत सारी अभी जगह पे काम चल रहा है, लेकिन कुछ क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पंचकर्म का यूज़ किया जा रहा है, और उसी वजह से पेशेंट तकलीफ में जा रहा है। तो मैं ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स 1% पेशेंट्स के लिए पंचकर्म में से कोई प्रोसीजर का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी स्पेसिफिक बस्ती का, ना वमन विरेचन कोई दूसरी कोई ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं। बस्ती भी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम सोचे कि ये फिल्टर ख़राब हुआ है तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना किए, सिर्फ सपोर्ट देके, क्योंकि आपका सपोर्ट सिर्फ ज़रूरी पड़ता है, बाकी अपने आप हीलिंग की प्रोसीजर होती है।
तो पंचकर्म थेरेपी में ज़्यादातर बस्ती छोड़ के कोई थेरेपी हम यूज़ नहीं करते हैं। बस्ती की ट्रीटमेंट भी ऐसा समझ के चलिए कि 10 में से एक आध पेशेंट को सजेस्ट की जाती है, अदरवाइज जो है इंटरनल मेडिकेशन में से ही ये पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। अच्छा, तो सर ये जो आयुर्वेदिक उपचार है ये डायलिसिस का ऑप्शन बन सकता है? बिल्कुल। अभी देखिए ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी तक का एक्सपीरियंस है कि जिन पेशेंट्स में डायलिसिस चल रहा है, मेरे पास सारे लेवल के पेशेंट्स हैं, जैसे कि जिनका एंड स्टेज रिनल डिसीज़ भी है, जिनका EGFR समझो कि 10 के आसपास आया हुआ है, 10 से भी नीचे है, तो हम उसको अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं। जिनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा है, 2 बार चल रहा है, हफ्ते में 1 बार डायलिसिस चल रहा है, ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका सिर्फ बाकी सब पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं लेकिन डायलिसिस नहीं चल रहा है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं। तो हमारा उपचार जब शुरू करते हैं फर्स्ट डे पे जो भी अदर साइंसेस से मतलब कोई दूसरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें बहुत सारी लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स रहती हैं, तो इसमें से कोई भी मेडिकेशन फर्स्ट डे पे बंद नहीं करते हैं। हमारा ट्रीटमेंट जब शुरू हो जाता है, मेडिसिन शुरू हो जाता है, तो उसका क्लिनिकली और जो उनके इन्वेस्टिगेशंस आते हैं वो पैरामीटर्स पे दोनों पे जो असर पड़ता है वो मॉनिटर करके, क्योंकि मैं बहुत बार पेशेंट से भी बोलता हूँ और मेरे स्पीच में भी मैंने बोला है कि किडनी डिसीज़ ये मॉनिटरिंग का डिसीज़ है, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग लगता है, और क्लोज मॉनिटरिंग नहीं रहा तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, बीपी अचानक से शूट होना और थोड़ा सांस फूलना, ये जो डायरेक्टली लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आ जाती है और बहुत कम टाइम में पेशेंट कभी कभी मतलब सीरियस हो जाता है या कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें हम जब सोचते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, तो इसमें हम थोड़ा सा जिनका 3 बार डायलिसिस चल रहा है उनको जब मेडिसिन का असर हो जाए, उसमें उनके रिपोर्ट्स भी अच्छे आ जाए, क्लिनिकल सिम्टम्स भी अच्छे आ जाए, मतलब सूजन है, सूजन कम हुई है, सांस फूलना कम हुआ है, भूख लगने लगी है, इसमें एचबी भी कम हो जाता है, मतलब रक्त की मात्रा, खून की मात्रा, तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, बीपी जो फ्लक्चुएट होता है उस पर ब्लड प्रेशर ये भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, तो ऐसी चीज़ों पे हम बोलते हैं कि आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी है उनसे बात कर सकते हैं, और 3 जो डायलिसिस चल रहे हैं हफ्ते में उसमें 2 पे आकर मॉनिटर कर सकते हैं। जब 2 पे आते हैं फिर मेडिसिन से फिर कंट्रोल अगर आ जाता है तो उसमें फिर 2 से 1 और 1 से बंद, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया जिसका 3 बार डायलिसिस चल रहा है हफ्ते में और तुरंत पहले दिन हमने मेडिसिन उनके एलोपैथी की बंद की, डायलिसिस बंद की और हमारा मेडिसिन शुरू की। नहीं, ये गलत बात है। मैं समझूंगा कि हमेशा मैं जो बोलता हूँ कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उपचार आयुर्वेद का हो, एलोपैथी का हो, होम्योपैथी का हो या अदर कोई भी उपचार हो, उसमें कौन श्रेष्ठ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रेष्ठ तो जो व्यक्ति है जो ट्रीटमेंट ले रहा है। मॉनिटरिंग के बाद अगर उसको अच्छे से रिजल्ट आया है, उसके पैरामीटर्स कंट्रोल्ड है, उसका क्लिनिकल सिम्टम्स अच्छे हैं, तो मैं भी बात करता हूँ नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह इनसे, और अदरवाइज पेशेंट डिस्कस करता है। और 3 डायलिसिस चल रहे हैं तो उसमें 2 करना है, 2 चल रहे तो 1 करना है, 1 चल रहा है और बहुत कंट्रोल्ड है तो विदाउट डायलिसिस मेडिसिन पे आना है। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें इसको कम करते हैं। इसमें जो सबसे लाइफ सेविंग जो मेडिकेशन चलता है, मतलब हाइपरटेंशन के लिए वगैरह, वो हम शुरू में और जब तक वो ठीक ना हो तब तक कभी बंद नहीं करते। तो सर सीकेडी रोगियों के लिए आयुर्वेद आहार और जीवन शैली से संबंधित कौन कौन से निर्देश लिए जाते हैं? हाँ, मतलब अगर पेशेंट्स को बताना है तो जनरल जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको मिली होती है वो भी संभालनी है, लेकिन अगर आयुर्वेद की तरफ से देखा जाए तो हम जब हमारी मेडिसिन शुरू हो जाती है तो उनको जवार की रोटी, सिंपली डाइजेस्टेबल, जो इजीली डाइजेस्टेबल है वो यूज़ करते हैं। हम गेहूं का जो रोटी बनता है वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये हमेशा मैं पेशेंट के साथ डिस्कस करते वक्त जो बताता हूँ, मैं सभी दर्शकों के लिए अभी यहाँ पे बताता हूँ कि देखो एक सिंपल एग्जांपल है, हम जब आटा मलते हैं तो गेहूं का आटा और जवार का आटा, तो उसमें गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा चिपकता है, जो ज़्यादा स्टिकी है उसको पचाने के लिए ताकत ज़्यादा लगने वाली है। उसके मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए, उसका डाइजेशन होने के लिए और उसका जिसको सारकिट्ट विभाजन हमने बोला वो करने के लिए ज़्यादा ताकत लगने वाली, हर एक ऑर्गन को
अग्नि से लेकर ऑर्गन्स तक। तो हमें सिंपल रखना है खाना जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो ज्वार की रोटी 2 ही बार खाना खाना है। उसमें भी हमने कुछ ग्रेडेशन किए हैं। ये हमारे क्लिनिक के लेवल पे हमारा जो R&D चलता है, रिसर्च चलता है, उसके बाद आया हुआ जो नतीजा है कि अगर सीरियस पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट जो डायरेक्टली ICU में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो हम उनको गाय के दूध पे रखते हैं। अब ये गाय का दूध भी बहुत स्पेसिफिक हम बताते हैं कि जो देसी गाय होती है वही गाय चलती है इसमें। जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में खिलार प्रजाति जो आती है महाराष्ट्र की, जिसको सींग होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सींग रहते हैं, वो गाय उस और कलर में देखा जाए तो प्योर वाइट रहती है, या तो प्योर ब्लैक भी होती है, वो मिक्स कलर वाली नहीं। तो ये देशी गाय जो है उसी का दूध, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा दुर्मिल हो गई है, मतलब वो इजीली अवेलेबल नहीं है अभी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत कम दूध देती है, उसको फैट ज़्यादा नहीं रहता है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी का जो प्रॉब्लम हुआ है उस वजह से क्वालिटी इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसमें क्वालिटी है और क्वांटिटी नहीं है, इस वजह से उसका कमर्शियल ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये गाय का दूध। तो अगर पेशेंट बहुत एंड स्टेज रेनल डिसीज़ में है, सीरियस है, तो इसको सिर्फ मतलब पानी भी वही है और खाना भी वही है, सिर्फ देशी गाय का दूध। उससे थोड़ा कम है तो हम क्या करते हैं, एक बार खाना बोलते हैं, एक बार देशी गाय का दूध। उससे भी थोड़ा पेशेंट स्टेबल है तो उसको दोनों टाइम खाना खाना है, 2 ही टाइम खाना है। दोनों टाइम खाने में ज्वार की रोटी ही खानी है और कुछ जैसे फल की सब्जी मैंने बोला वो खानी है। उसके सिवा, और ये भी कम मात्रा में खाना है। अगर मैं समझो कि मैं 2 ज्वार की रोटी खा सकता हूँ तो मुझे 1.5 ही खानी है। अच्छा। ये आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है वैसे, लेकिन इस डिसीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करके हमें इस पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा सा परहेज, और हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे क्लिनिक में हमने ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से पेशेंट्स पे पहले दिन ही काउंसिल करते हैं कि अगर आपको परहेज रखना नहीं हो रहा है तो कृपया हमारा मेडिसिन भी ना लो। क्योंकि एक आयुर्वेद में कोट है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम, अपथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधम। मतलब अगर वो परहेज कर पा रहा है तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अच्छा रहता है नॉर्मल इसमें। और जो परहेज नहीं रख पाता है उसको मेडिसिन फ़ायदा नहीं करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू है। हम लोगों को सीधा बोलते हैं कि अगर आपको परहेज नहीं आना है तो आप मेडिसिन व्यर्थ ना ये करें। तो इसमें परहेज बहुत अच्छे से बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जिनको मानसिक दृष्टया हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स बहुत सारे डिपेंडेंट हुए होते हैं। इसमें बहुत मतलब अगर सोचा जाए तो ये डिसीज़ बहुत ही ख़राब डिसीज़ है, क्योंकि इमोशनल बहुत फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इसमें। डायलिसिस होना है तो अकेला आदमी नहीं जाता है, उसके साथ किसी को जाना पड़ता है, तो आदमी डिपेंडेंट बन जाता है। डायलिसिस के टाइम पे ऊपर नीचे जो भी हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम अभी इसमें थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हाइपोटेंशन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, कभी कभी पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये पेशेंट जैसे कि जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कर रहा है, यानी कि वो डायलिसिस करने के लिए जी रहा है, हर दूसरे दिन डायलिसिस को जाना है, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि ख़राब डिसीज़ है, जिसको मैं बोलूँगा कि मतलब उसको अगर हम जब 3 का 2 डायलिसिस करते हैं तो पेशेंट खुश हो जाता है, 2 का 1 हो जाता है तो और खुश हो जाता है। और डायलिसिस बंद होना तो पहले दिन अगर उनको लगा कि मेरा डायलिसिस बंद हो सकता है तो इतना खुश होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला डिसीज़ मॉनिटरिंग का है, तो हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं, मॉनिटर करते करते ही ये करते हैं। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार में क्या अंतर है जब बात सीकेडी की है? जी, सीकेडी तो देखिए, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में एक पैटर्न है। अगर हम एलोपैथी साइंस के थ्रू जाते हैं, बहुत अच्छे से शुरू के मतलब किडनी डिसीज़ जैसे डेवलप होता है तो फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छे से कवर किया हो जाता है एलोपैथी में। नेक्स्ट जब भी पेशेंट डिपेंडेंट या थोड़ा सा आगे चलता है, EGFR कम होने लगता है, तो पेशेंट को डायलिसिस बोला जाता है। अच्छा। जैसे डायलिसिस बोला जाता है, पेशेंट की बाकी कंडीशंस देख के उनको ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया जाता है।
मतलब अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ इरिवर्सिबल है, क्लियर स्टेटमेंट है। एक्यूट किडनी इंजरी हो तो उसको रिवर्सिबल है, वो ठीक हो भी सकती है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास एक्यूट किडनी इंजरी के आते हैं तो उनको हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो एलोपैथी से भी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी कंटिन्यू करने देते हैं ताकि पेशेंट थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए और इससे बाहर निकल जाए। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में जहाँ पे कहा गया है कि ये जो डैमेज है इरिवर्सिबल है, यहाँ पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं अभी। तो इसमें किडनी का जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइडेड है पहले से, मतलब एलोपैथी साइंस से, कि जो मेडिसिन दी जाती है उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से डायलिसिस पे पेशेंट जाता है। हफ्ते में 1 डायलिसिस, हफ्ते में 2 डायलिसिस, हफ्ते में 3 डायलिसिस। और जब वहाँ पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सिंपल नेक्स्ट स्टेज क्या है, ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद भी खुद उन्हीं की तरफ से बोला जाता है कि पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू रखनी पड़ती है ताकि वो जो ट्रांसप्लांट की हुई किडनी है वो शरीर के साथ मैच हो जाए। ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा शरीर दूसरी किडनी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो मेडिकेशन चलता रहता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि उसके बाद भी पेशेंट को मैच न होने के कारण फिर से डायलिसिस पे आना पड़े। और कुछ जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट के बाद बहुत अच्छे से चल रहा है तो कुछ सालों बाद फिर से वो कंडीशन आनी है। तो ये हो गया कि जहाँ पे नॉर्मल ट्रीटमेंट जो पेशेंट ले रहे। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जैसे कि सभी को पता है कि जड़ से ठीक कराने की सोचता है। तो ये क्यों सोचता है, तो हमारे शुरुआत से अभी तक हमने वही डिस्कस किया कि हम अग्नि की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन के लिए जो इजी है और इसकी बात करते हैं। तो हम रीजेन्युएशन की बात करते हैं, मतलब जिसमें आयुर्वेद में एक रसायन करके थेरेपी आई हुई है। अगर आपने कुछ इसमें सीरियल्स में वगैरह देखा होगा कि कोई पौराणिक सीरियल जो रहती है जिसमें एज के हिसाब से जो बूढ़े हुए हैं उन्होंने कुछ तपश्चर्या की, कुछ खा लिया, ऐसा किया और वो फिर से यंग एज में आ गए। तो ये वाली चीज़ सच में ये है क्या, तो इसमें आयुर्वेद में इसको कहा गया है रसायन चिकित्सा। अच्छा। और ये ये इस 2 टाइप का रसायन बोला गया है कि जो वात, आतापिका और कुटी प्रावेशिक। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अभी जो हम सारा चीज़ें डेली रूटीन करते हैं उसके साथ करने वाला, और एक है पूरी तपश्चर्या जैसा, मतलब उसको पूरा हमारा रूटीन कट ऑफ करके करने वाला। हर एक डिसीज़ में जब हम एक लेवल के आगे जाते हैं तब अपुनर्भव चिकित्सा फिर से ना हो इसलिए, और रसायन चिकित्सा की फिर से हम रीजेन्युएशन शुरू करें, हमारे ऑर्गन्स को फिर से हेल्प हो जाए, फिर से हम नया बने, इसलिए ये ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। और ये किडनी के लिए जो ज़रूरी है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि किडनी फिर से काम करना शुरू करती है। देखिए, लोगों के लिए बहुत होप्स रखने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको एक ही किडनी होती है, 2 में से बाय बर्थ एक ही किडनी होती है और उनकी उम्र अच्छे से निकल जाती है। दूसरी चीज़ है, किसी कारण से एक किडनी खराब हुई, निकालनी पड़ी, तो दूसरी किडनी हाइपरट्रोफी हो जाती है, मतलब उसकी साइज़ बढ़ती है। अच्छा। इसको क्या हम बोलते हैं कि कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रोफी। मतलब ये किस चीज़ का कॉम्पेंसेशन है कि एक किडनी ने काम अपना करना कम किया है, बंद किया है, निकाल दी गई है, तो उसका काम जो दूसरे किडनी पे वर्कलोड आया है उसकी वजह से वो हाइपरट्रोफी हो गई, उसकी साइज़ बढ़ गई काम करने के लिए। तो यही तो चीज़ है कि किडनी अपना काम बढ़ाने के लिए हमारा जो भी है भगवान ईश्वर जो है वो हेल्प करता है। एक्सट्रीम लेवल पे शरीर को अच्छा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए भगवान हेल्प करता है। तो हम उसके बीच का छोटा सा जो ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है वो निकालने का काम हमारे क्लिनिक से करते हैं। मतलब क्या है कि बहुत टाइम तक परहेज रखना है, खाना पीने पे कंट्रोल रखना है, और दूसरा उसके साथ ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो किडनी को हील करने में, इसीलिए हमने हील वाइप करके नाम रखा है कि हम हीलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं बस। अगर कोई बोले कि हम डिसीज़ पूरा क्योर कर रहे हैं, कुछ फॉल्स प्रोमिसेस नहीं है, कुछ ये नहीं है। जो भी है कंपैरिजन का हमने चार्ट बनाया है, हमारे क्लिनिक के थ्रू हम अवेलेबल भी कर सकते हैं वो चीज़ें, कि जिसमें पहले क्या कंडीशन थी वो सारी पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एचबी परसेंटेज,
इलेक्ट्रोलाइट्स भी लिखे जाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया, यूरिक एसिड, BVN रेशो, सारी चीज़ें EGFR तक सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है। नेक्स्ट फॉलोअप में सारी चीज़ें फिर फॉलोअप में हम मॉनिटर करते हैं 1 महीने बाद क्या कंडीशन है। कंपैरेटिव चार्ट में हम अगर सोनोग्राफी भी देखते हैं कि एक्चुअल किडनी की साइज़ क्या हुई है या कम हुई है, ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा साइंटिफिक बेस है इसमें। और उसके साथ जब मॉनिटरिंग के बाद हमें पता चलता है कि हाँ पेशेंट अभी थोड़ा स्टेबल है, तभी हम बोलते हैं कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करके आप डायलिसिस कम करिए। तो 3 का 2 हो जाता है, फिर मॉनिटरिंग चलता है। ऐसे टाइम पे थोड़ा क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब अगर महीने में 1 बार रिपोर्ट्स हो रहे तो BP तो हम हर रोज़ देखने के लिए बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, और 15 दिन में या ज़रूरत के हिसाब से हफ्ते में भी ब्लड पैरामीटर्स हम चेक करते हैं। जैसे जैसे कंट्रोल आ जाता है वैसे वैसे उनका जो सपोर्ट है, डायलिसिस एक सपोर्ट है, देखिए वो ट्रीटमेंट नहीं है, ये सब जानते हैं कि जो किडनी का काम है वो बाहर मशीन कर रही है, वो क्योर नहीं है, वो सपोर्ट है बस। किडनी खराब हुई है तो बाहर एक किडनी का काम करने वाली मशीन है जिसको डायलिसिस के थ्रू हो जाता है, तो उसकी डिपेंडेंसी हम कम करते हैं। तो 3 का 2, 2 का 1, 1 का बंद, और अगर हम 3 का 2 भी कर पाए तो हमारे अचीवमेंट समझते हैं। 2 का 1 कर पाए वो और खुश हो जाते हैं पेशेंट्स, और अगर डायलिसिस बंद कर पाए तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका डायलिसिस बंद हो चुका है। अच्छा। एक पेशेंट जिनके प्रेरणा लेके ये मतलब स्पेशलाइज्ड काम हमने शुरू किया, अभी वो पेशेंट तो गुजर गए, 2009-2010 के आसपास की बात है, कि जो पेशेंट मेरे यहाँ पे CKD का पूरा सारी चीज़ें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कर, ये सारी चीज़ें लेके आए थे, और उनको जब ट्रीटमेंट शुरू हुई और शायद पहले महीने में हमने एक डायलिसिस उनका कम किया और मॉनिटरिंग बहुत क्लोज रखा। उनके बेटी का शायद एक हमें हाल ही में वीडियो भी मिला है, हमारे वेबसाइट पे हमने डाला हुआ है, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई है। तो जब उनका पूरा डायलिसिस बंद हुआ, मतलब 3 डायलिसिस पे जो पेशेंट थे एट द एज ऑफ समथिंग 63 और समथिंग, तो उनका पूरा डायलिसिस बंद हुआ। पेशेंट ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनका क्रिएट लेवल्स नॉर्मल हुए थे और एबनॉर्मल थे, जो 1.3 के अंदर चाहिए वो शायद 2 या समथिंग उसके आसपास थे। अभी ये 2010-11 की बात होगी, तो उतना क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नॉर्मल नहीं हुए थे, आसपास थे। लेकिन पेशेंट उसके बाद 5 to 7 ईयर्स विदाउट डायलिसिस, जिसको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा था, एक एक्सीडेंट में वो मैडम गुजर गई। अच्छा, मोस्टली अदरवाइज़ वो मुझे बहुत ही, और उन्होंने ही बोला कि इतनी सारे पेशेंट डायलिसिस पे जा रहे हैं सर, और ये बात नहीं है कि खर्चा लोगों का ज़्यादा हो रहा है, शायद अपने पर्सन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए लोग खर्चा करते हैं, लेकिन जिसके लिए खर्चा हो रहा है वो भी तकलीफ में है, उसके साथ किसी को जाना पड़ रहा है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने मुझे बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि आप किडनी पे काम करिए। तो उसके बाद मैंने PhD करी उसमें। अच्छा। सारे पूरे भारत में आयुर्वेद का क्या काम चल रहा है ये जान लिया, और उसमें जो बेस्ट है वो हमें अभी हमारे पेशेंट के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो अबाउट 5 to 7 ईयर्स अगर पेशेंट विदाउट डायलिसिस ये फॉलोअप्स है तब से पेशेंट के, तो ये बहुत बड़ी बात मैं भी समझता हूँ कि एक अल्टरनेटिव ऑप्शन करके जो एलोपैथी के ट्रीटमेंट्स है उसके लिए बहुत अच्छे से बन सकता है, और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया जाए। फॉल्स प्रॉमिसेस कुछ भी नहीं है, इस वजह से पूरा डेटा अवेलेबल है। अभी बहुत जल्द हम वो पब्लिश भी करेंगे, तो उसको हम साइंटिफिकली भी प्रूव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अगर एक मेडिसिन होता तो शायद मैंने कब का अनाउंस कर दिया होता, ये मेडिसिन दे दो किडनी ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक मेडिसिन नहीं है कोई, इसमें कॉम्बिनेशन, और वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर होने वाला कॉम्बिनेशन है, वो ज़रूरी है। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा ये एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुंचना भी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, परहेज रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम थोड़ा सा रिवर्स आए। जो 3 की डायलिसिस है 2 करें, 2 का 1, 1 का बंद। और जब डायलिसिस बंद हो जाते हैं तो पेशेंट से ज़्यादा हमें खुशी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दर्द क्या है। हाँ, मैं इसमें एक और बात बोलना चाहूँगा कि कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस रहते हैं, जैसे कि स्टोन कहीं पे आके अटक गया है,
किडनी से निकल गया है, यूरेटर में आकर अटक गया है, हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब यूरिन अटक गई है और किडनी को डैमेज कर रही है, तो हम बहुत ओपनली पेशेंट को बोलते हैं जाइए आप जो लेज़र थेरेपी है, लिथोट्रिप्सी थेरेपी है जिससे स्टोन मतलब तोड़ा जाता है, वो करिए, वो ऑब्स्ट्रक्शन निकाल लीजिए, आपका अपने आप इलाज हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे ही पास आके पेशेंट ठीक हो जाए। जहाँ पे जो बेस्ट है वो हम पेशेंट्स को हमारे क्लिनिक के थ्रू बताते हैं, और जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे हम ज़रूर मदद करते हैं पेशेंट को, वो चीज़ ज़रूर पेशेंट के लिए अवेलेबल करते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो किडनी पेशेंट होते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह है? हाँ, देखिए किडनी पेशेंट्स के लिए मेरी सलाह ये है जो हमेशा मैं मेरे क्लिनिक में डिस्कस करता हूँ, उदास नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। हर एक के लिए कोई ना कोई डिसीज़ लिख के रखा है, किसी को कैंसर लिखा है, किसी को डायबिटीज़ लिखा है, किसी को हाइपरटेंशन लिखा है, हमें किडनी डिसीज़ लिखा है। इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, इस पे थोड़ा सा हम फोकस करना चाहिए। जहाँ पे लाइफ सेविंग डायलिसिस की ज़रूरत है ज़रूर डायलिसिस करो। मेरे क्लिनिक से मैंने लोगों को कुछ ऐसे वापस भेजा, जाओ डायलिसिस करो, लाइफ सेविंग। देखो मैंने जैसे बोला कि वो सपोर्ट है, करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें अगर इससे बाहर निकलना है तो ज़रूर थोड़ा सा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट्स है। बहुत सारे आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। बहुत दूर के पेशेंट है तो हर एक पेशेंट तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन वो अपने आसपास जो आयुर्वेद के अच्छे पदवीधारक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन्होंने सिर्फ नाम आयुर्वेद लिखा है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से डिग्री ली है आयुर्वेद की, उनके पास आप जा सकते हैं। हमारे तक पहुंचना है तो वो भी पॉसिबल है। हम वीडियो कंसल्टेशन पे काउंसलिंग भी करते हैं शुरुआत में पेशेंट के लिए, क्योंकि पूना में अपना क्लिनिक है तो वहाँ पे हर कोने से पेशेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो अभी जो है अदर स्टेट के पेशेंट जैसे राजस्थान, यूपी है, दिल्ली से है, आंध्रा से है पेशेंट्स, तो उनको हम वीडियो कंसल्टेशन पे पहले जो है बेसिक्स तो शुरू कर देते, बता देते हैं कि क्या करना है। तो उनको मेरा संदेश यही है कि इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की तरफ ही हम देख रहे हैं। तो इस पे होप्स नहीं छोड़ना है और डिसीज से बाहर निकालने के लिए हर वो चीज़ करनी है जो ज़रूरी है, और इस सब किडनी डिसीज़ के मतलब कम करने के लिए, किडनी डिसीज़ पे पेशेंट्स को राहत देने के लिए हमारा हिलवाई आयुर्वेद क्लिनिक ज़रूर सबके साथ में है। तो थैंक यू सो मच सर आज हमसे बात करने के लिए। होप कि आपकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे किडनी पेशेंट या कोई भी पेशेंट हो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे बुलाया और मेरे से बात करी। थैंक यू वेरी मच।